कहानी का तीसरा प्रमुख जो तत्व है वो है देश काल अथवा वातावरण। देश काल या वातावरण कहानी का वह तत्व है जिसकी योजना के कारण रचना में मौलिकता एवं विश्वसनीयता का समावेश होता है। प्रस्तुत कहानी में अतीत के माध्यम से देश के विभाजन के समय हुए हिंदू मुसलमान दंगों का सजीव चित्रण किया गया है। पूरे देश में सांप्रदायिकता की कुछ ऐसी हवा चली कि पड़ोसी जो कभी भाई या सगे संबंधियों की तरह रहता था, मानवीय संबंधों को भूलकर एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए थे। चिराग दिन के नए मकान के हड़पने के लालच में उनके परम मित्र रखे पहलवान ने उनकी निर्भयतापूर्वक हत्या कर दी। वह अपने प्राणों की भीख मांगता रहा, परंतु पहलवान ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इन दंगों में नारी पर हुए अत्याचारों ने तो मानवता की सारी सीमाएं ही लांघ दी। कहानी में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसके कमीज के कॉलर से पकड़कर उसे खींच लिया और उसे गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय मुझे बचाओ जुबैदा। इस प्रकार वह चिल्लाता रहा। रखे के एक शागिर्द ने चेले ने चिराग की जदोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और उसकी जांघों को घुटने से दबाकर बोला, चीखता क्यों है? क्योंकि मैं तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ। और जुबैदा के नीचे पहुँचने से पहले ही उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया, यानी उसे मार दिया। लेखक ने उसके चिरागुद्दीन के मरने के बाद जुबैदा, किसवर और सुल्ताना तीनों नारी पात्रों के साथ जो उन्होंने रखे पहलवान ने उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, अत्याचार किया, उनका शोषण किया, व्यभिचार किया आदि का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। लेखक ने कौवे के बोलने, कुत्ते के भौंकने तथा संध्या के समय मलबे की मिट्टी में से कीड़े मकोड़ों की तरह तरह की आवाज़ों के वर्णन द्वारा तत्कालीन वातावरण की सजीवता प्रकट की है। यानी उस समय हमारे देश का वातावरण कैसा था, कैसे सांप्रदायिकता हमारे समाज में फैली हुई थी, किस प्रकार लोग एक दूसरे के खून के पैसे हो गए थे और मानवीय गुणों को भूल गए थे आदि का चित्रण उस समय की वास्तविक परिस्थितियों का वर्णन हमारे सामने करता है। कहानी का प्रमुख पात्र, चौथा पात्र है संवाद योजना। संवाद यानी कथोपकथन, बातचीत। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अतीत में जाकर मानवीय संवेदनाओं को घेरा है, इसलिए वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होने के कारण संवाद योजना के लिए अवसर बहुत कम था। फिर भी यथास्थान संवादों का सफल प्रयोग किया गया है। संवाद जो हैं अत्यंत संक्षिप्त हैं, चुस्त हैं एवं लक्ष्य को भेदने वाले हैं। इस कहानी में लेखक ने प्रयुक्त संवादों के माध्यम से पात्रों की मनोदशा का, उनकी मानसिक वृत्ति का वर्णन किया है। वही कथानक को गति प्रदान करते हैं और वातावरण को सजीवता प्रदान करते हैं। कहानी का प्रमुख पांचवा तत्व है भाषा शैली। किसी भी रचना को साकार रूप प्रदान करने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए, प्रकट करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा शैली के माध्यम से ही उसे साकार रूप प्रदान किया जाता है। मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। मलबे का मालिक शीर्षक कहानी में सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत कहानी की भाषा शैली की अन्य प्रमुख विशेषता है, इसमें पात्रा अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। गन्नी जो है एक मुस्लिम पात्र है, उसके द्वारा बोले गए संवाद या उसके संबंध में जो उसका संबंध व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं उनमें उर्दू का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कहानी की भाषा में उचित वाक्य विन्यास अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है एवं सार्थक है। वाक्य छोटे हैं किंतु बोधगम्य हैं, आसानी से समझ में आ सकने योग्य है। व्याकरण सम्मत है, व्याकरण का प्रयोग किया गया है। उनका हर वाक्य अगले वाक्य से जुड़ा हुआ है, संबंध का मतलब जुड़ा हुआ है। इस प्रकार भाषा का प्रयोग भी सही किया गया है। मलबे का मालिक कहानी में वर्णनात्मक, संवादात्मक
एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मोहन राकेश जी की लेखन शैली जो है पूर्णतः मौलिक है। संवादात्मक शैली के प्रयोग से कहानी को विशेष गति मिली है और पात्रों के चरित्रों के द्वारा उनकी मनोदशा का उद्घाटन भी हुआ है। कहानी का अंतिम और सबसे प्रमुख तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य कोई भी कहानी जो होती है वह उद्देश्यपूर्ण होती है। मलबे का मालिक कहानी एक सउद्देश्य रचना है। इस कहानी में कहानीकार ने भारत विभाजन के समय पर होने वाले सांप्रदायिक दंगों में हुई त्रासदी का उल्लेख किया है। इसमें लेखक ने मानवता की दिवालियेपन पर करारी चोट की है, करारा व्यंग किया है। 1947 में भारत के विभाजन के समय मानव के बीच जो मानवीय संबंध है वो समाप्त हो गई तथा घृणा और हिंसा भड़क उठी थी। हिंदू और मुसलमान सदियों से एक ही गली मोहल्ले में सगे संबंधियों के भांति रहते थे, जो सदैव एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनते थे, और भारत विभाजन के समय वो एक दूसरे के शत्रु बन गए। कहानीकार बताना चाहता है कि सांप्रदायिकता की आग के कारण जो मकान मलबे में बदल चुके हैं उनके स्थान पर तो कभी न कभी फिर खड़े हो जाएंगे, किंतु जो मानवता का विनाश हुआ है, मानवीय संबंधों में जो दरार पड़ चुकी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए संकीर्ण धार्मिकता और सांप्रदायिकता की भावना को जिम्मेदार ठहरा गया है। कहानी में अब्दुल गनी का यह वाक्य मानवता की जख्मों पर मरहम लगाता प्रतीत होता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ़ करे। यानी सब कुछ समाप्त होने जाने के बाद भी कहानी के प्रमुख पात्र अब्दुल गनी के मन में जो प्रेम की भावना है, जो मानवता के गुण हैं, वो दिखाई देते हैं।